फॉइल्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम चीजों को या इंसानों को इस तरह से इंगेज करते हैं, इस तरह से डील करते हैं, इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के, कंपनी के कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें, हासिल कर सकें, कि हमारे जो भी मकसद हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से हासिल करने के लिए जिस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, ये वो जो मैनेजमेंट है इसका मकसद है कि जो फॉर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, उसकी फोरकास्ट करना कि किस तरह से हम फ्यूचर में कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो कैसे की जाएगी। और मैनेजमेंट को अगर हम मैरी बार्कर के हवाले से देखें तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों से ऐसे काम करवा सके, लोगों से काम करवा के अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। कि मेरे पास 5-6 लोग हैं और मेरे पास काम भी अवेलेबल है, अब मेरी मैनेजमेंट ये है कि मैं उनसे वो काम करवा सकूं कि अगर जो रिटन वर्क है किसी का तो वो रिटन एबिलिटीज के मुताबिक उसको वो टास्क करवा सकूं। इसी तरीके से कोई अगर आउटडोर काम कर सकता है, कोई इंडोर काम कर सकता है, किसी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, किसी की जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, तो उन सबको किस तरह से लोगों से काम करवाया जाता है, वो मैनेजमेंट का एक आर्ट है। मैनेजमेंट के जो फॉइल के जो फंक्शंस हैं उसमें उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कहा है कि अगर ये 5 फंक्शंस हैं इनको किया जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को समझ सकते हैं। ये मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उन्होंने 1916 में जो बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल में भी कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है जो कि ये इंग्लिश में नहीं है। तो उनका मकसद ये है कि जो जर्नल थ्योरी उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफाइन की थी उसमें उन्होंने 5 मेन प्राइमरी फंक्शंस बताए थे और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। तो सबसे पहले आज हम इसको 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं कि 5 जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसमें देखते हैं कि ये किस तरह के। सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले ये कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, ये वो फंक्शन है, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से फोरकास्ट करेंगे प्लान को, कि हम कैसे देख सकते हैं कि अपने एक्शन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कौन से बेस्ट पॉसिबल एक्शंस है जो कि हम ले सकते हैं। हम अपने जो मैनेजर्स हैं उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या जो जितनी कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके मुताबिक वो फ्यूचर फोरकास्ट कर सके कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस या ट्रेंड्स प्रिवेल कर सकते हैं और हमें उसके मुताबिक जो है वो अपनी प्लानिंग करनी होगी, अपने काम को अंजाम देना होगा। इसमें जो फोरकास्ट करते हुए जो प्लानिंग की जाती है वो होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इस तरह से अगर हम देखें तो ये बेसिकली एनालाइज किया जाता है कि हमारी कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट कौन कौन सी हैं। इसमें देखा जाता है कि हमारी जो कंपनी के साथ साथ और कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस देखी जाती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो हम किसी भी पोजीशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेस्ट अचीव कैसे करवाया जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर किए जा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो एक लॉन्ग टाइम फ्रेमवर्क है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो किस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शेयर करती हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करती हैं और राइट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं ताकि हम एथिकली अपने टारगेट्स को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। उसके बाद जो प्लानिंग की जाती है वो टैक्टिकल प्लानिंग होती है। ये इंटरमीडिएट रेंज की प्लानिंग होती है और इसमें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम अपने जो कंक्रीट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्पेसिफिक जितने भी हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसकी इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमने ये देख लिया कि हमारी कंपनी से रिलेटेड हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, थ्रेट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम टेक्निकल जब प्लानिंग करते हैं तो इंटरमीडिएट रेंज में उसको
हम स्ट्रेटेजिक चल के इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उनको हम अचीव करते जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है। ये भी इसलिए इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इसमें हम स्पेसिफिक एक्शंस या स्पेसिफिक स्टेप्स लेते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्लानिंग हमने की है उसको हम सपोर्ट कर सकें, कि हम जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको जिस राइट वे में, राइट स्ट्रैटेजी के साथ, राइट या एथिकली हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेशनल प्लानिंग जरूरी जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो शॉर्ट और मीडियम टर्म प्लानिंग होती है। इसमें भी हम जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं वो बेसिकली हम इस तरह से क्रिएट करते हैं या इस तरह से डिलीवर करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अचीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट प्लानिंग, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो की है उसके मुताबिक हम माइलस्टोन जो है वो अचीव करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारी प्लानिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज आ जाता है। टू ऑर्गेनाइज में ये वो चीज इन्वॉल्व की जाती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, कौन कौन से लोग कहाँ एलोकेट किए जाएंगे, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमने बताया है कि हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं ताकि हम स्ट्रेटजीज बनाएं कि हमें कौन कौन से चीजें कब अचीव करनी है। गोल्स बना दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना दिए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम रखा जाता है। उन माइलस्टोन्स को जब हम अचीव करते जाते हैं तो हमारा अल्टीमेटली प्लानिंग का फेज कंप्लीट हो जाता है। और जब हम ऑर्गेनाइज की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लोगों को इन्वॉल्व करते हुए उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए हम उनकी अकम्पलिशमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का या फ्रेमवर्क है उसमें बेसिकली हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो जो एफर्ट है वो कोऑर्डिनेशन की एफर्ट होती है। एथिकली, कल्चरली हम किस तरह से गवर्निंग बॉडी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और हम अपनी जो लोग हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारी जो फॉइल की जो फंक्शंस हैं तो उसमें आता है टू कमांड और टू डायरेक्ट। जो इसमें कमांड और डायरेक्ट की बात की गई है इसका मतलब यह है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं हम उनको डायरेक्शंस, हम उनको लीडरशिप प्रोवाइड करें ताकि लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो अपने वर्कर से काम करवा सकें, वो उनके बारे में अवेयर हों कि उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं और किस तरह से वो विलिंग है काम को करने के लिए, एफिशिएंटली या इफेक्टिवली वो किस तरह से काम कर सकते हैं। इसमें लीडिंग का भी एक ऑप्शन आ जाता है। एक जो लीडिंग है वो बेसिकली किसी को लीड करना, किसी को इफेक्टिवली मैनेजर्स को मोटिवेट करना कि अपने सबऑर्डिनेट्स का के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उनको अथॉरिटी दें, उनके पावर को आप डिवाइड करें ताकि जो मैनेजर्स हैं वो इफेक्टिव लीडर्स तभी बन सकते हैं जब उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पास पावर होंगे। जब उनके पास पावर होंगे तो अल्टीमेटली वो अपने वर्कर से काम करवा सकेंगे। उसके बाद आपका आता है टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन का जो एलिमेंट है वो बहुत एस्पेक्ट जो है वो बहुत प्राइमरी रोल रखता है मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें हम जो फोकस करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को फोकस किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी क्या है, किस तरह से काम करती है और लोगों को किस तरह से इंगेज किया जाता है, उनसे काम कैसे इफेक्टिवली लिया जाता है। उसके बाद जो आता है वो पॉइंट आता है टू कंट्रोल। मैनेजर का काम या कंट्रोलर जैसे फ्रेंच में कहा जाता है, मैनेजर जो है वो फीडबैक रिसीव करता है। ये इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे, वो अपने प्लान से हट तो नहीं रहे। तो अगर वो अपनी प्लान से हट रहे हैं तो हम कोई ऐसे नेसेसरी एडजस्टमेंट करें कि उनके नेगेटिव डेविएशंस या नेगेटिव इंटेंशंस को हटाते हुए हम उनके जो गलत तरीकेकार है उसकी वजह से जितने भी वर्कर्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस मैनेजर को ठीक करने के लिए
किया जा सके कि वो फ्यूचर में कोई ऐसी डेविएशन ना करें या कोई ऐसी कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से कंपनी के जो इन्वायरमेंट है, जो एथिकल इश्यूज हैं, वो प्रिवेल हो सकें। कंट्रोलिंग में हम ये भी देखते हैं कि जो इसके स्टेप्स होते हैं वो ये हैं कि हम किस तरह से प्लान को कंट्रोल कर रहे हैं, कि जो हमने प्लान स्टैब्लिश किया क्या वो हमारी प्लानिंग सही जा रही है, उसके मुताबिक हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने डिजाइन किए थे हम उन्हीं के मुताबिक अपने परफॉर्मेंस जो है वो अंजाम दे रहे हैं, हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, कोई इंटरवल्स तो नहीं है, कोई ऐसी अप्रोप्रिएट कोई जो डिफरेंस हमें नजर तो नहीं आ रहा। अगर नजर आता है तो उसको उसी वक्त उसको ठीक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और उसी के मुताबिक करेक्टिव या बेहतर तरीके से जो एक्शन प्लान है वो डिसाइड किया जाए, बताया जाए कि हम किस तरह से इसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये अश्योर किया जाए, ये देखा जाए कि हमारी जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उन वो पूरे पूरे तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, वो अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी किस तरह से प्रिंसिपल्स को जो है वो अचीव किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो फोरकास्टिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उसमें इवेल्युएशन की जाती है कि कैसे एक्शंस किए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किया है उसी के मुताबिक आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम उसको फिर टारगेट को करने के साथ साथ देखेंगे कि हमारे जो हमने टारगेट सेट किए थे और जो टारगेट अचीव किए हैं तो उन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। उसके बाद उसी पे रिमीडियल किया जाएगा कि अगर हम कोई किसी एक के एक्शन की वजह से कोई डाइवर्जेंस आ रही है, कोई ऐसे लोगों के डिविएशंस आ रही हैं, लोगों की कोई कंसर्न्स हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए ताकि हम जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है उसमें इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा स्टाफ है या वर्किंग इन जो हमारे लोग हैं वो कॉमन गोल को किस तरह से अचीव करवाने में हमारी मदद कर रहे हैं, कहीं वो तो वायोलेट नहीं कर रहे। उसके बाद जो हमारा आता है कि हम किस तरह से सब लीड का, कोऑर्डिनेट का, कंट्रोल में ये है कि हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज है तो हमारे जो अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टाफ है या उनकी जो नेसेसरी स्किल्स हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उनके लिए कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम इंश्योर करें कि हम वो उनको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद कमांड आ जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि सब ऑर्डिनेट्स किस तरह से किसी टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं या डेलीगेशन जो है वो अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करें, दूसरे सब ऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी दें। ऐसा ना हो कि अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरा काम यह है कि हर एक वर्कर सिर्फ मेरे पास ही जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, मैं ही उसको कमांड कर रही हूँ, बल्कि हमें एक हिरार्की बना देनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम लोगों से प्रॉपर तरीके से काम करवा सकें। हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हैं जिसमें उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है। इस पे एक लॉन्ग वीडियो जो है वो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर